नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात सुप्रीम कोर्ट की नकेल यानी कि नाथ दिया है अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट को। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट की वो हालत हो गई है कि सांप के मुंह में छुछुंदर। जस्टिस वर्मा को ना वो निगल पा रहे हैं और ना जस्टिस वर्मा को वो उगल पा रहे हैं। और अब इतनी बुरी तरीके से मुझे लगता है कि आज तक के कानूनी पचड़े में या फिर कहा जाए कि आज तक के न्यायिक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट इससे बुरा फंसा है। दरअसल होली के दिन जस्टिस वर्मा के घर जो नोट जलाए गए थे, जो करोड़ों रुपए थे, और दरअसल ऐसी 6-7 नोटों के बोरे भरे हुए नोट जलाए गए थे। पर बड़ा सवाल यह है कि नोट जलाए क्यों गए थे? क्या अमित शाह की पुलिस को भनक लग गई थी कि जस्टिस के घर पे कोर्ट फिक्सरों का पैसा पड़ा है? क्या जस्टिस के घर पर कोर्ट फिक्सर और ये अवैध पैसा है, ये हवाला का पैसा है, ये पैसा उन लोगों का है जो इस देश में भ्रष्टाचार का तंत्र चलाते हैं, ये पैसा उन लोगों का है जो इस देश में कोर्ट और वकीलों को खरीदने की जुगत में रखते हैं, ये पैसा उन लोगों का है जो भ्रष्टाचार की सीढ़ियां चढ़कर इस देश में जो चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों से करवा लेते हैं। दरअसल उस पैसे को जलाया गया और दरअसल उस पैसे को जलाकर ये बताने की कोशिश की गई कि आग लग गई है, क्योंकि वो धुआं उठेगा तो दिक्कत होगी। अब इसको केवल पुलिस की किताब में ये बात को दर्ज करने के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड आई, उसने आग बुझा ली। लेकिन समस्या ये हुई कि फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस ने वीडियोस बना लिए। दरअसल अपनी सेफ्टी के लिए जो वीडियो फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस ने बनाए थे, उसी ने पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। क्या वाकई पुलिस के पास सारे इंतजाम थे? और उसके बाद आनन फानन में उस पैसे को, और यहां तक कि पुलिस और फायर ब्रिगेड को वहां से जाने के लिए कह दिया गया कि ये जज का घर है, यहाँ रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड जो जज हैं, सेकंड नंबर के जज हैं, जो कॉलेजियम का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं, उनको भगा दिया गया और वो पैसा फिर इधर उधर बांट दिया गया। मामला यहाँ पर भी छुप सकता था, लेकिन उस पैसे को, उस जले हुए पैसे को जब ठिकाने लगाया गया तो वो सड़कों पर फिका हुआ था। एनडीएमसी का जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, सफाई कर्मी, उसको वो पैसा मिला। उससे ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और सलाम है उस पत्रकार को, टाइम्स ऑफ इंडिया के महापात्रा को या इंडियन एक्सप्रेस के उन पत्रकारों को जिन्होंने 10 दिन बाद ही सही लेकिन इस खबर को उठाया और इस खबर को उठाने के बाद बड़े पैमाने पर फंसाया। किसको? जस्टिस को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फंसा। दरअसल मैं पूरी खबर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फंसा और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। और इस पूरे देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है जिसमें सबसे ज्यादा जस्टिस हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जजेस हैं। तो 9वें नंबर के जज साहब वो बन गए, वो बात अलग है कि उनके हाथ में कुछ था नहीं। और अगर वो 6-7वें नंबर के जज बनते तो दरअसल वो कॉलेजियम का हिस्सा होते। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम बार काउंसिल के लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड है जहां पर आप कूड़े कबाड़े को लाकर फेंक दें। और दरअसल अब उन्हें दिल्ली में रखा नहीं जा सकता, इलाहाबाद उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, इलाहाबाद उनका वेलकम नहीं कर रहा है। और इसको लेकर बवाल है, और इसको लेकर इतना बवाल है कि अब जस्टिसों के जस्टिस यानी कि सीजीआई के पसीने छूट रहे हैं। और वाकई अमित शाह की पुलिस जब आज कल जस्टिस वर्मा के घर पे घुसी और दंदनाते हुए घुसी और तमाम जांच पड़ताल करने लगी तो सारी कलई खुल गई। माफ करना राहुल तालान, मैंने इस खबर को समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, लेकिन खबर का बेस क्लियर करना जरूरी है। अमित शाह की पुलिस अब जस्टिसों को नाथने के पीछे पड़ गई है, क्योंकि पता है कि इस देश में भ्रष्टाचार की गंगा गौमुख कहां से बहती है। इसीलिए आप इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमित शाह तो अब इस बात को लेकर क्लियर है और अमित शाह की पुलिस अब नाथ रही है जस्टिसों को। जी देखिए, मैं तो बहुत लंबे समय से इस बात को कहता रहा हूं कि जुडिशरी पे एक तरीके से न्यायिक सुधार लागू होने चाहिए और इनकी भी जांच के दायरे में आने चाहिए। जो इनको प्रिविलेजेस हासिल हैं इस देश में कि ये देश के भगवान हैं, उस स्थिति से इनको बाहर निकलने की जरूरत है। देखिए, 5-6 बोरी नोट कहां से आए, क्या किया, किसको, कौन सा ऐसा डिसीजन था जो इन्होंने दिया और उससे क्या फर्क पड़े, इन सब चीजों का आकलन करने बैठेंगे
तो आपको लगेगा कि देश चरमरा ना जाए कहीं। अगर जो देखिए ये जो जस्टिस हैं हमारे जितने भी, ये अचानक से पैसे वाले हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि इनके बेटे आ गए, उनकी बेटे आ गए, उनकी बेटी आ गई, फिर वही जज बन जाते हैं। फिर वो एक तरीके से इस देश को ना, अगर जो किसी ने सबसे ज्यादा बेवकूफ बना के रखा है, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा बेवकूफ बना के रखा है, तो इन माननीयों ने बना के रखा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं, 2016 में इनका अपॉइंटमेंट होता है जस्टिस वर्मा का, और 2018 में सिंभावली शुगर मिल में 97 करोड़ के घोटाले में इनका नाम जुड़ जाता है, और सीबीआई जांच भी होती है, उसके बाद भी किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती है कि इन पे, अगर जो देखिए जांच भी शुरू हो जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, कॉलेजियम और ये सब दबाने में लग जाते हैं। देखिए पावर तो अनलिमिटेड है ही इनके पास, तो अनलिमिटेड पावर का यूज करके अपने तरीके से चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए हाल फिलहाल में जब से मोदी जी चुन के आए, तो जुडिशरी का हमने देखा कि उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए, हर चीज में उनको अपना वो घुसने लग गए, और उन्होंने सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की। देखिए ये चुन के आते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो सरकार चुन के आती है, ये उससे भी ऊपर खुद को समझते हैं। और ये जो समझने का जो दौर चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार चल रहा है अभी तक। अब इन पे कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। देखिए 5 बोरी उनके घर में नोट मिल गए, किसने, कौन फिक्सर था, वो जो इतने नोट आए किस मामले में आए, अभी इसकी जांच होगी और कुछ नहीं नतीजा आएगा। देखिए ये भी सही बात है कि सब कुछ शिफर रह जाने वाला है और देश की जनता बेवकूफ बन जाने वाली है। वो क्या कोई ना कोई मांडवाली होने सेटिंग, वाली है अमित शाह की पुलिस? क्या गृह मंत्रालय और जस्टिसों का जो कुनबा है कॉलेजियम में, क्या उनके बीच मांडवाली होने वाली है क्या, कि तुम यहाँ रुको हम यहाँ रुक जाएंगे? देखिए मुझे नहीं लगता है कि कोई मांडवली होने वाली है। अगर जो मांडवली होने वाली होती तो अब तक हो चुकी होती। देखिए मोदी सरकार लगातार न्यायिक सुधारों की बात कर रही है, कॉलेजियम सिस्टम पे वो लगातार बोल रहे हैं। ये सरकार ने, इसने कॉलेजियम सिस्टम को बोला है कि कॉलेजियम सिस्टम इस देश में नहीं होना चाहिए। तो ये जो सरकार है ये चाहती है कि सुधार हो जाए, लेकिन ये सुधार में कभी जो भी चीफ जस्टिस बनता है वो अड़ंगा लगाना शुरू कर देता है, वो अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर देता है। इनके पास बेकार के केसों को सुनने के लिए टाइम होता है। देखिए कोई भी कपिल सिब्बल जी या अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी पहुंच जाए, रात को 12 बजे पहुंच जाए इनके यहाँ, और वो जाके बोले कि भाई ये पिटीशन है हमारी और ये है और वो है, सब काम होगा, 12 बजे भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो आम आदमी के केसों कितने सारे पेंडिंग है, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सारे जो जिन पे देशद्रोह के आरोप लगते हैं वहां सबसे पहले घुसते हैं। ये बोलते हैं, ये उनको बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, और ये फ्रीडम और एक्सप्रेशन के नाम पे, इसके नाम पे इस देश के साथ साजिशों का साथ देना, ये लगातार हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। जो इनका काम था, मतलब जस्टिस लीग, ये एक लीग है जो अपने तरीके से चले जा रही है, और इसमें इनको कोई, इन पे लगाम लगाने की इस देश में कोई तरीका मालूम नहीं है कि कैसे लगाम लगाई जाएगी। और अभी भी अगर जो देखिए इतना आपने बताया, जैसे कि 10 दिन बाद ये रिपोर्ट आई, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इस खबर को ब्रेक किया। अगर जो ये खबर जब 10 दिन बाद आती है, ऐसा नहीं था कि मार्केट में 10 दिन से पहले नहीं थी, सारी चीज मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें सिर्फ ये, और ऐसा नहीं हो सकता है कि जुडिशरी के और बड़े, ये तो हाई कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के, या जो जुडिशरी कुनवा है सारा का सारा, या जो बार काउंसिल है, वहां ये चर्चाएं नहीं होंगी। चर्चा तो होंगी वहां भी, लेकिन सब ने सोचा कि भाई ऐसा है कि ये जो हमाम में तो सब नंगे हैं ही, पर ये जनता को मत बताओ कि हम हमाम में नंगे हैं। इन्होंने दबाने की सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन अब जब जनता के सामने आ गया तो जनता को भी पता चल गया भाई जो न्याय देने की जिम्मेदारी थी वो भी हमाम में नंगे ही हैं। अगर जो आप ये बोलें कि भैया इस देश में, इस देश की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है, जुडिशरी में करप्शन है, पॉलिटिक्स में करप्शन है, सिविल सर्विसेज में करप्शन है, पुलिस में करप्शन है, कहीं भी ठेकेदारी में करप्शन है, अथॉरिटीज में करप्शन है, बस में करप्शन है। आप एक चीज बता दीजिए जहां करप्शन नहीं है। ये तो इस देश का भाग्य है, समझ लीजिए। पता नहीं ये देश कैसे चलता जा रहा है, और ये देश इतना बड़ा है ना, और इकोनॉमी इतनी बड़ा है कि ये जो 5, 6, 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी के नोट कहीं इधर से उधर हो जाए तो हमें पता नहीं चलता है। अगर जो हम पाकिस्तान जैसी अवस्था में होते ना कि भैया 2-4 करोड़ अरब डॉलर हमारे पास है, वो भी उधार के, सऊदी और इधर उधर के होते, तो कब के हम टूट चुके होते, और सिर्फ इनकी वजह से। वो तो भला है कि हमारे पास 600-700 अरब डॉलर का
फॉरेक्स रिजर्व होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को छोटे मोटे अमाउंट 10-20 हजार करोड़ को पता नहीं चलता है कि कौन सी अथॉरिटी ने 10-20 हजार करोड़ का घोटाला कर दिया, कौन सा जज 500-600 करोड़ लेके इधर उधर हो गया, कौन सा आईएएस आईपीएस से। देखिए चर्चा तो बहुत चलती है ना, एक आईपीएस की भी आईएएस की भी चर्चा थी कि उनके देहरादून के घर से बहुत सारे नोट चोरी हो गए और वो एफआईआर करवाने भी नहीं गए। तो ये जो इस देश को बेवकूफ बनाने का एक नई क्लास इस देश में डेवलप हो रही है, जुडिशियरी जिसमें शामिल है, आईएएस आईपीएस उसमें शामिल है, टॉप एजुकेशनिस्ट उसमें शामिल हैं, और ये मेडिकल माफिया उसमें शामिल है। और देखिए अगर जो एक इसमें आप इसको सब तरीके से लपेट के देखिए, अगर जो आज आप आईएमए के खिलाफ कुछ बोल दें, दूसरे दिन धरने पे आ जाते हैं, बोलते हैं इनकी बेइज्जती होनी चाहिए, इन्होंने डॉक्टरों पे बोल दिया है हम भगवान है। ये एक स्वघोषित भगवान बन के बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। इनको ये नहीं पता है कि ये अपनी कंसल्टेंसी फीस कितनी लेते हैं, और उसके बाद भी इनको भगवान जैसा दर्जा चाहिए। इनको सुप्रीम कोर्ट के जज या इधर जो वकील हैं, जो जज बनने वाले हैं या किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका न्यायिक व्यवस्था में कभी योगदान रहा है, वो भी खुद को भगवान ही समझते हैं। कुछ भगवान इन वेटिंग है, कुछ भगवान बन चुके हैं, कुछ भगवान पैदा हुए हैं अभी। तो वो जो पैदा हुए उनको भी पता है कि ये भगवान ही है, ये जी काटजू जी की फैमिली में पैदा हुए थे, तो एक दिन इनको भगवान बनना ही है। तो इन पे जो लगाम, अब देखिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे रिटायर्ड जज लगातार बहुत सारी चीजों पे बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इस पे किसी का आपने वक्तव्य देखा? नहीं देखा। उनको पता है कि हमाम में सब नंगे थे। काटजू जी बहुत लंबी लंबी आके और ज्ञान दे रहे थे जब मोदी सरकार आई, उसके बाद कहां इंडिया, कहां पाकिस्तान, कहां अमेरिका, उन्होंने सब जगह रायता फैलाने की कोशिश की। लेकिन इस पे काटजू जी या जो और रिटायर हो चुके हैं जस्टिस लीग के लोग, कोई एक का बयान नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में कोई अपनी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा सकता है, और जो व्यवस्था बन चुकी है इसको कोई तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। एक ईमानदार नहीं निकल के आता है कहने के लिए, जब तक इनकी चोरी नहीं पकड़ी जा रही है सारे के सारे ईमानदार हैं। लेकिन जैसी चोरी पकड़ी तो देखिए चुप्पी मार ली सबने। बस एक कमेटी वो अपनी तैयारी कर ली, उनको सारी तैयारी हो गई है, वो जाके कमेटी में अपना बता देंगे भाई ये हुआ, वो कमेटी भी मान लेगी कि ठीक है वर्मा जी आप तो अपने ही कुनबे और खानदान के हो, आपको प्रिविलेजेस हासिल है, जाइए आप मजे करिए, वो इलाहाबाद में चले जाइए, इलाहाबाद में नहीं जाएंगे तो कहीं और चले जाइएगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस देश का क्या होगा श्रीकांत जी, इस देश ना, ये देश कैसे ही रहमो करम पे, भगवान के रहमो करम पे चलता रहता है। हर एक पॉलिटिशियन, अगर जो आप एक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, एक एक वर्ग को देख लीजिए, जो नई जाति पैदा हो रही है। एक तो जाति वो है जो आम भारतीय हैं। अब जाति व्यवस्था के हिसाब से देखें तो हम और आप जैसे आम भारतीय हैं जो खाते हैं कमाते हैं, और एक वो है जो सरकारी अधिकारी बन चुके हैं, वो खास जाति है। उनके पास करोड़ों हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जबकि उनकी सैलरी 2 लाख है। उतना ही आप कमा लेते होंगे, उतना ही मैं कमा लेता हूं, लेकिन हम बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद पा रहे हैं उतने में। या 1 लाख कमा लेते हैं हम, तब भी नहीं बीएमडब्ल्यू खरीद पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिन में ही एक बीएमडब्ल्यू भी खरीद लेते हैं, और फिर पता चलता है कि बेटा भी बीएमडब्ल्यू चला रहा है, कोई बीवी मर्सिडीज ओडी चला रही है। मैं बताऊं नेक्सस क्या है, मैं आपको बताऊं जी, जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका बेटा और बेटी डॉक्टर नहीं है, आईएएस नहीं है, पीसीएस नहीं है, इंजीनियर नहीं है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ नहीं है। दरअसल सारे के सारे पॉलिटिशियन भी नहीं है, पत्रकार भी नहीं है, दरअसल सारे के सारे एडवोकेट होते हैं। और यू स्क्रैच माई बैग एंड आई स्क्रैच योर। दरअसल मामला आप समझिए क्या है। जब कॉलेजियम का हिस्सा जस्टिस चंद्रचूड़ थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, और जस्टिस चंद्रचूड़ के ब्लू आई बॉय थे ये साहब। और दरअसल 2012-2013 में जब ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील थे, तो इनको उठाकर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। 1 साल बाद इनको कॉलेजियम में लाया गया, और जब जस्टिस चंद्रचूड़ दिल्ली आ गए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ जब कॉलेजियम में शामिल हुए तो इनको इलाहाबाद से उठाकर दिल्ली लाया गया, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के कॉलेजियम सिस्टम में भी थे। और दरअसल मामला, अब इनके परिवार के बहुत सारे लोग वकालत के पेशे में हैं, और जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे तो वकालत के पेशे में हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिन लोगों को जज बनवाया, उनमें से बहुत सारे लोग अब कॉलेजियम में गए हैं। और जस्टिस चंद्रचूड़ के जो बेटे, जो महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिसर वकील हैं, और एक यूट्यूबर जो अंड बंड नहीं बोला था, ये था,
तो उसके मामले की पैरवी करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आए और रातों रात उनके मामले की सुनवाई हो गई। मैं ये नहीं कह रहा मामले की सुनवाई किस तरीके से हुई, और दूसरे मामले की दूसरी हियरिंग में उन्होंने उस व्यक्ति को फायदा भी दिलवा दिया। तो बड़ा सवाल मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जस्टिसों के बेटे ही अच्छा, जस्टिस सीधे पैसा नहीं ले सकते, तो उनके पास पैसा कैसे जाता है? जो उनके परिवार के तमाम लोग होते हैं जो वकील वकालत के पेशे में होते हैं, और दरअसल एक मौखिक मतलब अनरिटन समझौता तमाम वकीलों और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच होते हैं कि यू कैन नॉट, तुम मेरा नाम नहीं लोगे ना मैं तुम्हारा नाम लूंगा। हम दोनों के बीच एक रजामंदी रहेगी कि साहब हम लोग आपस में लड़ मरेंगे। लेकिन जिसे कहते हैं गॉडफादर, एक फिल्म आई थी सिसिली के माफिया पर बनी हुई थी, वो फिल्म आपने देखी होगी, दर्शकों ने भी देखी होगी। उसमें एक एक नियम था उन तमाम लोगों के बीच कि वो एक दूसरे का नाम पब्लिक डोमेन में नहीं लेते थे, एक दूसरे को डिमीन नहीं करते थे, आपस में भले लड़ मरे, है ना। तो यही है सुप्रीम कोर्ट, माफिया की तरह काम कर रहा है, कॉलेजियम माफिया की तरह काम कर रहा है। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इस डर सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता था कि ये जो सरकार आई है ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये सरकार जाएगी नहीं, और ये सरकार बड़े और अहम फैसले ले सकती है। इसीलिए जब कानूनी सुधारों को लेकर और कॉलेजियम में मूलभूत परिवर्तन को लेकर जब कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया तो उस कानून को सिरे से खारिज कर दिया गया, और नरेंद्र मोदी को हमेशा टेल डाउन करने के लिए तमाम वो कानून जो चुनी हुई सरकार बनाती थी उसको न केवल कैंसिल करती थी बल्कि उस पर जांच आयोग बैठता था, और कोई भी काम जुडिशरी आप समझिए कि होने नहीं दे रहा था। और आज बहुत मुश्किल से ये फंदे में आए हैं, तो क्या गियर बदला जाएगा? और जांच जांच अब देखिए, हाई कोर्ट के जज की जांच भी 3 जज कर रहे हैं, एक हिमाचल हाई कोर्ट का है, एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है दरअसल, और एक कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। 45 मिनट आए, वो जांच कर गए, प्राथमिक जांच करके गए। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जस्टिस चलैया का एक उनका एक वर्डिक्ट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जांच नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सीबीईडीआई उनका हालचाल नहीं पूछ सकती, पुलिस उनके लिए सड़क छोड़ के चली जाएगी, आप चार्जशीट में उनका नाम नहीं ले सकते, और किसी जांच में उनका नाम लिया भी जा रहा है तो वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे। दूसरा, जब तक वो सिटिंग जज हैं तब तक बिना सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सीजीआई उनके पूछे बिना उनको छुआ नहीं जाएगा। और आप सोचिए राहुल भाई, मुझे लगता है कि हाड़ मास का आदमी मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के पास इतनी पावर, इतनी ज्यादा पावर मुझे लगता है संभव ही नहीं है। और जो संविधान में एक तो लीगल इंक्रोचमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मियाँ लॉर्ड्स करते हैं, आपको नहीं लगता? मैं मियाँ लॉर्ड जानबूझ के बोल रहा हूँ। देखिए बिल्कुल, अब मैंने बोला ना कि जैसे ये भारत के भगवान है। जैसे इस देश में आप देखिए कि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी किसी मामले में कुछ दिन जेल रही, और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल में गए भ्रष्टाचार के मामले में, इसके मामले में। लोकतंत्र एक्चुअली में है क्या? लोकतंत्र जनता का शासन, लेकिन जनता के शासन में जस्टिस ऐसे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो हैं कि वो भगवान है, वो ऊपर से कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी की भी किस्मत पलट सकते हैं, जिसकी चाहे उसकी किस्मत पलट देंगे। ये अनलिमिटेड पावर दी गई है इस देश में। तो यही तो देखिए, जैसे आपने बोला कि वो पैसे कहां से आए, किस फिक्सर के पैसे थे, लेकिन सबसे अच्छी जगह यही है ना कि आपको करोड़ों अरबों रुपए छुपाने, तो किसी भी एक हाई कोर्ट के जस्टिस को पकड़िए, उसके घर में जाके रख दीजिए। वो बात अलग है, आग लग जाएगी, जल जाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन नहीं आग लगी अभी तक किसी के घर में, तो ये तो गुड लक मानिए ना उनका कि आज तक बाकी के घर में आग नहीं लगी। तो नहीं, कितने सारे नंगे हो जाते। ये तो कैसे पता नहीं आग लग गई या लगा दी गई, या कैसे पुलिस को पता चल गया। अगर जो पुलिस को पता भी चल जाए कि भाई जज साहब के यहाँ एक कमरे में नोटों से भरी हुई बोरियां रखी हुई है, तो आप क्या कर लेंगे?
कुछ नहीं कर सकते हैं ना। वो तब जब बोरियां निकल के सड़क पे आएंगी गाड़ियों में, तब आप पुलिस ईडी तब जांच कर सकती है। तो वहां तो कुछ नहीं हो सकता है ना, उनके लिए तो एक अलग एकदम सोचिए कि जैसे इंद्र का रूम हो और इसमें इंद्र के अलावा कोई नहीं जा सकता है, तो इनका घर तो इंद्र का रूम है ना, उसमें कोई देवता भी की किसी भी की एंट्री नहीं है, चाहे वो बृहस्पति सही, चाहे वो सरकार चलाने वाला कोई भी देवता सही, नरेंद्र मोदी ही क्यों ना सही, इनके घर में किसी की एंट्री नहीं है। अगर जो एंट्री है तो बस आप देख के भी आ सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो इनको प्रिविलेजेस हासिल है इस मतलब इस देश में, जहां आम आदमी मरे जा रहा है, भूखा मर रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, और आम आदमी रोज जद्दोजहद कर रहा है, हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहां ये बोरी भर भर के नोट इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। और फिर ये नोट पता नहीं कैसे आए थे, किसके लिए आए थे, पता नहीं किस मामले में थे, क्या तो इन्होंने देश का ही सौदा तो नहीं किया हुआ था किसी भी दाऊद इब्राहिम वगैरह से। ये भी तो हो सकता है, जब कोई बोरी भर के नोट आ रहा है किसी के यहाँ, तो वो कुछ भी बेच सकता है। हो सकता है इन्होंने किससे पैसे लिए थे, मैं तो बोल वो पैसे हो सकता है दाऊद इब्राहिम से हो, वो पाकिस्तान की आईएसआई भी दे सकती है, वो और भाई जो बड़े बड़े माफियाज हैं वो दे सकते हैं, वो लैंड माफिया दे सकते हैं, वो कोई भी दे सकता है। इस देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का भी पैसा हो सकता है। तो ये की बहुत मुश्किल स्थिति में देश, और इस चीज जांच होनी चाहिए कि पैसे किस किस से लेते हैं, पैसे किसके। मुझे लगता है अमित शाह इस बार स्क्रूटनी बहुत बेहतर कसेंगे, सरकार इस बार आर पार के मूड में है, अगर मांडवाली नहीं हो जाती तो। लेकिन बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप साथ जुड़े इस मुद्दे पर बात की, राहुल भाई आपका और दर्शकों का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय